करेंगे ना वो 5 से वो क्या पढ़ाया था बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन फॉर्मेशन देखा था। बताओ क्या देखा था बेटा? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में मैंने बोला था पहले बात पीएन जंक्शन बनाते कैसे हैं। हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसके एक साइड में 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं और एक साइड में 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। तो एक साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं होल्स होते हैं, एक साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको बताया हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो क्या करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। चलो ये सारी सब कुछ चीज़ें हमने देखी। उसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें नहीं भी देखी हमने। उसके अंदर देखा डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर का काम क्या था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेशन होता है किसका? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। और होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होने के कारण वहाँ पर एक तरह से रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता था। मतलब जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होल्स आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, यानी कि सीधे अर्थों में बात करूँ कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहे थे तो उनके जाने में क्या जनरेट हो रहा था? रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा था। उनके जाने में क्या जनरेट हो रहा था? रेजिस्टेंस। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे जाते हैं? हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी बोल दो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बोल दो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। यानी कि जो हमारे पास में डिप्लेशन लेयर थी वो किसका काम कर रही थी बेटा? वो एक तरह से हमारे लिए काम कर रही थी किसका? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कम करने का, यानी कि जो डिफ्यूजन है उस प्रोसेस को क्या करने का? कम करने का। ये चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद में हमने पढ़ा कि थोड़ी देर के बाद में क्या होता था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन वाली सरफेस है यानी कि एन टाइप है वहाँ होल्स इकट्ठे हो गए थे, और जो पी टाइप का था होल्स जहाँ थे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए थे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था जिसकी डायरेक्शन जो थी वो पॉजिटिव टू क्या थी? नेगेटिव थी। यानी कि होल से किधर थी? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ थी, मतलब ऐसे थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख देंगे अपन? पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ क्या लगता है? अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है बेटा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हो क्या रहा था कि पहले जो था होल जो ना वो पी से एन आ रहा था, अब होल एन से कहाँ जा रहा था? पी। उल्टा हो गया, मतलब ड्रिफ्ट जनरेट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्सफुली किसी चार्ज को मूव करवाना। यानी कि हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट है वो कौन सी हो गई? ड्रिफ्ट हो गई। कौन सी हो गई थी? ड्रिफ्ट। अरे यार सारी कहानी बताई थी ना मैंने आपको। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में क्या हुआ कि एक तो डिफ्यूजन करंट जनरेट हुई, एक ड्रिफ्ट करंट जनरेट हुई, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। इस प्रकार से हमारा पीएन जंक्शन बन के रेडी हो गया। यहाँ पर एक और बात हमें समझनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ ना उसको हम बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ क्या बोलते हैं उसको? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कल इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि वहाँ पे डिस्टेंस डीबी है। कैसे मैं बताऊँ? अरे यार डिफ्लेक्शन लेयर है, उसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। बोलो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है बेटा? डिस्टेंस भी है। वापस बोलो क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है? डिस्टेंस भी है। तो वहाँ पर एक पोटेंशियल भी जनरेट होता है। बताओ क्या जनरेट होता है? पोटेंशियल। वो होता है बैरियर पोटेंशियल। बताओ क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है बेटा? बैरियर पोटेंशियल। चलो मैं कुछ चीज़ों को अब एक जगह आपको बता रहा हूँ। 3 चीज़ें मैं आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन में फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, एक में उसको जोड़ रहा हूँ फॉरवर्ड वाइस में, और एक में जोड़ रहा हूँ उसको रिवर्स वाइस में। देखो मेरी बात को समझो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ ओवरऑल हम समरी टाइप से इस चैप्टर को पूरा ही देख लेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ हमारा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। सर कैसे? आप थोड़ा सा बच्चों ना समझना बढ़िया तरीके से ना। देखो पहली बात तो ये है कि हमारे पास में पीएन जंक्शन बन के तैयार हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वो न्यूट्रल स्टेट में है। बताओ कौन सी स्टेट में? न्यूट्रल। अब इसको चलाएंगे तो सही ना, चलाएंगे एक तो फॉरवर्ड वाइस में चलाते हैं और एक किस में चलाते हैं? रिवर्स वाइस में। तो हमें देखना होगा फॉरवर्ड वाइस क्या होता है और रिवर्स वाइस क्या होता है। फॉरवर्ड वाइस क्या होता है और रिवर्स वाइस क्या होता है, दोनों चीज़ों को हमें समझना है। दोनों चीज़ों में ये भी समझना है कि करंट किस में फ्लो होगी और किस में फ्लो नहीं होगी। फिर हमें एक टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है डायोड। बोलो क्या है? डायोड। अभी आप बड़े आराम से समझे, मैं 3 चीज़ें बोर्ड पे एक साथ बता रहा हूँ आपको। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, बताओ क्या? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फिर फॉरवर्ड वाइस और फिर रिवर्स वाइस। बोलो बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? कोई डाउट वाली? बहुत बढ़िया तरीके से आप समझना। थोड़ा सा बोर्ड बड़े की आवश्यकता पड़ेगी,
ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप इसको ना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे ना। देखो बढ़िया तरीके से समझना है बेटा। इस बोर्ड पे मैं है ना करीब 5-6 पेज पढ़ा दूंगा अभी आपको, केवल एक बोर्ड पे। कितने पेज? 5-6 पेज पढ़ा दूंगा लगभग, ठीक है ना। ये क्लियर मान के चले आप। दिख रहा है क्या? देखना एक बार। पूरा आ गया? तुम रहने दो भाई साहब, आ गया सर। तुम गड़बड़ और करवाओगे मुझे पता है। कोई ना, नीचे वाला तो आ रहा है। एक बार देखना ये लाइन कवर हो रही है क्या? हो रही? ठीक है। अब सुनो बेटा, सब बच्चे ध्यान देना। यहां पे मैं बता रहा हूं ओनली फॉर्मेशन। बताओ क्या बता रहा हूं मैं आपको? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन पीएन जंक्शन, ठीक है। और यहां पे जो है ना मैं बता रहा हूं बेटा आपको, क्या बता रहा हूं? फॉरवर्ड वाइस। बताओ यहां पर क्या बता रहा हूं मैं बेटा आपको? फॉरवर्ड वाइस बता रहा हूं, ठीक है। और इधर बताओ क्या बता रहा हूं बेटा? रिवर्स वाइस की बात कर रहे हैं। अब समझना आप, मस्त मजा आएगा बेटा, कोई समस्या नहीं है ना। मैं ना इनको ना एक ही जगह सिखा रहा हूं आपको, एक ही जगह, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको तुलनात्मक रूप से समझ में आ जाए ढंग से। मेरा मोटिव ये है। अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप कि कब कौन सी पोजीशन में क्या होता है, कैसे होता है ना। मोटे तौर पे कुछ चीज़ें ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, आप ये समझो कि ये हमारे पास में ये हो गया P, और ये क्या हो गया बेटा? N हो गया। और यहाँ पर हमारे पास में कौन ज़्यादा है? बोलो, होल ज़्यादा है। और बताओ यहाँ पर कौन ज़्यादा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों के? कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक। सेम यही कंडीशन है कि हम तीनों कंडीशन में लेंगे तो एक बार तो वही ना पीएन जंक्शन ही तो लेंगे एक बार। ये पीएन जंक्शन हमने ले लिया बेटा जी। ये पीएन जंक्शन में ये P है और ये क्या है? N है। और यहाँ पर ये क्या है बेटा? होल्स है। और यहाँ पर ये सारे के सारे बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है बेटा। सेम कंडीशन यही है। ये भी P हो गया और ये क्या हो गया? N हो गया। और सारे के सारे होल्स हो गए, ये होल्स हो गए, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। ये सारे के सारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये चीज़ें समझो। बताओ क्या ये तीनों कंडीशन आपके समझ में आ गई क्या बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास में पीएन जंक्शन है। बताओ क्या है पीएन जंक्शन? होता क्या है आपको बताइए। यहाँ कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है बेटा? होल्स की। सब एक्टिव होकर समझना बेटा। उस दिन भी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे, आज मेरे को टाइम मिल गया तो पक्का क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। ये इधर होल क्या करेंगे बेटा? P से किधर जाएंगे? बोलो N की तरफ। इलेक्ट्रॉन N से किधर आएंगे बेटा? P की तरफ। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर जो होल का मोमेंट है ना, होल का जो मोमेंट है, होल के मोमेंट से पहले समझो। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑटो जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होगी ना वो क्या होगी बताओ बेटा? डिफ्यूजन की होगी। बताओ किसकी होगी बेटा? डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी सबसे पहले। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है? होल है। इधर सबसे ज़्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। और होल किसकी तरफ बिहेव करते हैं बेटा? पॉजिटिव की तरह। तो होल किधर जाएंगे? P से N, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? N से P। तो देखो मैं अगर बात कर दूं होल की, तो होल कैसे जा रहे हैं बेटा? P to N जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ बेटा किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन बेटा N2 कहाँ आ रहे हैं? P आ रहे हैं। बताओ क्या ये दोनों बात समझ में आ गई क्या बेटा? होल बताओ किधर जा रहे हैं बेटा? P से N जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं बेटा? N से P जा रहे हैं। आपको बताया होल ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से जा रहे हैं ना बेटा। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जा रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और कुछ होल इसके अंदर आ गए। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? लेकिन यहाँ पर क्या होने लग गया? रिकॉम्बिनेशन होने लग गया। बताओ क्या होने लग गया बेटा? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होल और इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए। बोलो क्या मिलने लग गए बेटा? होल और इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए यहाँ पे। तो यहाँ पर एक लेयर बन गई। इस लेयर का नाम हमने बताया था डिप्लेशन लेयर। बताओ क्या नाम है इसका बेटा? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं ना बेटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इस डिप्लेशन लेयर की वजह से क्या है, जो होल इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, थोड़ा बहुत इनको क्या जनरेट हो रहा है? रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। चलने में क्या हो रहा है बेटा? कठिनाई हो रही है। पहले तो बिल्कुल रास्ता क्या था? साफ था। अब रास्ते में क्या हो गई? थोड़ी बहुत रुकावट हो गई। मान लो इसकी जो है ना ये विड्थ जो है वो D है। बोलो इसकी विड्थ कितनी है बेटा? D है। मान लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो विड्थ कितनी हो गई इसकी? D हो गई। यहाँ तक बोलो कोई डाउट वाली बात नहीं है ना बेटा? ठीक है।
अब थोड़ी देर के बाद में मैंने क्या बताया था कि थोड़ी देर के बाद में इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये P हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, N हो गया, और इधर सारे के सारे बताओ क्या हो गए बेटा, होल्स हो गए। बोलो ना क्या हो गए, सारे के सारे होल्स हो गए, और इधर सारे के सारे क्या हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गए। होता क्या है कि यहाँ पर है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके, क्योंकि पॉजिटिव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं और यहाँ कौन बन जाता है बेटा, होल बन जाता है। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर होल किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नाम है ना वो है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ क्या नाम है इसका, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड नाम है इसका। बताओ ना प्यारे बच्चों क्या नाम है इसका, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड नाम है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप एक और चीज़ समझे बेटा, ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी, डी थी। बताओ कितनी थी, डी थी। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या दे रहे हैं, बोलो बेटा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहे हैं। बोलो क्या नाम दे रहे हैं, बैरियर। एक और बात बच्चे ध्यान देना, 11th वाले बच्चे, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला V इक्वल टू ED होता है। बोलो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, ED। 11th वाले बच्चे याद करें फॉर्मूला क्या है, बोलो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, ED होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, V इक्वल टू क्या होता है, ED। E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और D क्या है बेटा, डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा। बताओ क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल। तो बताओ ये जो V पोटेंशियल निकलेगा इसका नाम क्या रखोगे आप, क्योंकि E का नाम क्या था, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इसका नाम क्या रखोगे आप, बैरियर। बताओ ना बेटा, बैरियर इलेक्ट्रिक, बोलो ना यार, बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। बताओ क्या समझ में आ जाएगी यहाँ पे, V विल बी इक्वल टू क्या है बेटा, बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ तक बेटा। अब आप थोड़ा सा और समझे, मैं इसको एक तरह से यूँ समझ के चलो, ये रिपीट ही कर रहा हूँ एक तरह से, है ना, जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा। अब आप ये समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक बेसिक बताया था मैंने 11th वाले बच्चों को, 12th वालों को तो आता है, मतलब ड्रॉपर वालों को तो आता है, 11th वाले बच्चों को एक बेसिक बताया था। बताओ क्या मैंने ये बेसिक बताया था प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे आप होल रख दोगे, बताओ क्या रख दोगे, होल, तो उनमें फोर्स लगेगा इधर। बताओ होल पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। तो होल इधर मूवमेंट करेगा, यानी कि N से किधर जाएगा, होल पे जाएगा। उल्टा हो गया, देखो ऊपर से, देखो आप ऊपर से देखो, होल उल्टा हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा, A से। तो बताओ यहाँ कौन जाएगा, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आपको पता है P से किधर जाएगा, N जाएगा। दोनों में डिफरेंस, दोनों में क्या है बेटा, डिफरेंस है। आपको मैंने कल भी एक चीज़ बताई थी, एक होती है बेटा करंट। बोलो क्या होती है, करंट। और करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। बोलो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। मेरे को ये बताओ डिफ्यूजन की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, देखो आप डिफ्यूजन की कंडीशन में N से P जा रहे हैं। तो बताओ यहाँ डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो ये क्या बन गई आपकी, बोलो बेटा, डिफ्यूजन करंट। बोलो क्या हो गई, ये डिफ्यूजन करंट। बताओ डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या आ गई बेटा, इधर आ गई। इधर का मतलब क्या हो गई, एक तरह से P से N आ गई। क्या एक बात बताओ, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं लिख रहा, सब कुछ कॉन्सेप्ट आधारित है, ऑटो चल रहा है, सब कुछ ऑटो कॉन्सेप्ट है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे भी आप समझो एक चीज को बेटा, ये होल है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एक चीज बताओ, होल इसमें कैसे जा रहा है, बताओ। होल जा रहा है N से P। कोई बोले सर P से N तो जा रहा है, अरे बेटा एरो लगाओ। मैंने एक साइड में P रखा है, एक साइड में क्या रखा है, N। मैंने एरो के माध्यम से सारी चीजें रिप्रेजेंट की है। बताओ एरो के माध्यम से आपको होल किधर लग रहा है, N से P। बताओ होल N से P आ रहा है, और N में तो होल की संख्या क्या है, कम है। अरे N में तो होल की संख्या क्या है बेटा, कम है। तो N में होल क्या है, N में होल क्या है, माइनॉरिटी चार्ज। बोलो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज। तो यहाँ पे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है P से N, P से N। अब P में बताओ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कम है। तो यानी कि ये दोनों क्या होते हैं बेटा, माइनॉरिटी होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। बोलो क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। मेरे से पूछो क्यों, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो मोमेंट हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, और फोर्स की वजह से कोई भी चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। प्रोसेस बताओ ये कौन सी हो रही है बेटा, ड्रिफ्ट हो रही है। बोलो कौन सी हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। तो इस सारे को हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज बोलते हैं। बताओ क्या बोलेंगे बेटा, माइनॉरिटी चार्ज बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, मेजॉरिटी। अरे बोलो ना यार, मेजॉरिटी
चार्ज बोलेंगे इसको। अब मेरे हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज, और ड्रिफ्ट में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज। बोलो क्लियर है बेटा। अब यहां पर एक बात समझना, कौन कौन क्या क्या फेवर करता है। अब समझना, आप पहली बार तो ये ध्यान रखो कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो मुख्य रूप से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। बताओ किसकी वजह से होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। दूसरा नाम बोलना चाहो तो बोल दो डिफ्यूजन की वजह से होती है। बताओ किसकी वजह से होती है, डिफ्यूजन। अब मुझे एक बात बताओ, जो डिफ्यूजन है ना ये अकेला है। अभी डिफ्यूजन का विरोध कौन कौन कर रहा है, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी प्रकार से बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी प्रकार से जो डिफ्लेक्शन लेयर है इसकी विड्थ। बताओ तीन चीजें जो हैं वो डिफ्यूजन का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। कौन कौन कर रहा है बताओ बेटा, एक तो डिफ्लेक्शन लेयर की, क्योंकि डिफ्लेक्शन लेयर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रहा है बताओ, रोकने का काम कर रहा है। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका काम कर रहा है, रोकने का काम। सर नहीं समझे रोक रहा कैसे, मैं बता देता हूँ फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, होल पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अब बताओ इसमें होल किधर जाना चाहता था, होल इधर जाना चाहता था, और बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किसे लगा रहा है, होल पे, ऐसे, मतलब आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। अच्छा, रोकने के साथ साथ जो इधर पहले आ चुके थे, डिफ्यूजन की वजह से आ चुके थे, उनको वापस क्या कर रहा है, भेज रहा है इधर, तुम जाओ इधर। बोलो ना यार बेटा, मेरी बात समझ आ गई। यानी कि यहाँ जो अपोज कर रहा है मुख्य तौर पे वो कौन कौन कर रहा है बेटा, एक तो डिफ्लेक्शन लेयर जितनी मतलब थिकनेस होगी उसकी जितनी विड्थ होगी, दूसरी बात बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे लगता है ये फॉर्मेशन मैंने दोबारा और समझा दिया आपको, तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है बेटा। समझना, देखो इसको पूरा ग्राफिकल मैपिंग फॉर्मेट में है, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर जो है वो नहीं है। बोलो क्लियर है। अरे बताओ ना यार बेटा। अब बताओ फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का मतलब समझना। अब समझना, हम यहाँ कराएंगे डॉन की एंट्री। यहाँ दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, एक तो डिफ्यूजन में और एक ड्रिफ्ट में। इस कंडीशन में तो दोनों बराबर की ताकत है और दोनों ने बराबर लगाया और लास्ट फाइनली क्या हो गया, न्यूट्रल पोजीशन हो गई, ठीक है ना, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। अब यहाँ क्या है, तीसरा आदमी आ रहा है समझौता कराने। लेकिन अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो तीसरा आदमी साथ किसका देता है, क्या डिफ्यूजन का देता है या ड्रिफ्ट का देता है। सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन का देगा तो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ड्रिफ्ट का देगा तो ड्रिफ्ट वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट वाली प्रोसेस का मतलब जैसे डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मान लो उसने साथ डिफ्यूजन का दिया, मान लो उसने साथ डिफ्यूजन का दिया तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन लेयर छोटी हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैंने मोटे तौर पे ये दोनों टॉपिक ही समझा दिया आपको। अब समझना कैसे, देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है, अभी फिलहाल एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा हुआ है इसके अंदर। बताओ इधर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है ना। मैं अभी बीच में कुछ भी नहीं बना रहा, अभी इसको गंदा नहीं कर रहा डायग्राम को, आप समझिएगा ना। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है बोलो बेटा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसका नाम क्या है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड नाम है इसका। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? ये लगा हुआ है अभी, है ना, क्लियर है। अब अभी दो प्रोसेस है, अभी दो प्रोसेस कौन कौन सी है साहब बोलो, डिफ्यूजन, बोलो क्या क्या है, डिफ्यूजन, ये तो हो गई डिफ्यूजन। और एक प्रोसेस कौन सी है, ड्रिफ्ट। लेकिन आपके एग्जाम में आ जाए कि सेमीकंडक्टर में प्रोसेस कौन सी होती है तो नाम ओनली डिफ्यूजन ही लिखना, नाम ओनली क्या लिखना, डिफ्यूजन ही लिखना। मुझे एक बात बताओ, आप स्कूल में प्रवेश लेते हो तो किस कारण से लेते हो, पास होने के लिए लेते हो ना। क्या आप ये लिखोगे कि वहाँ दो कारण आ जाए कि स्कूल में प्रवेश लेने का कारण क्या है, दो कारण लिखे हुए उसमें पास होना और एक फेल होना, क्या आप दोनों कारण पे टिक लगाओगे? हाँ, एक वो संभावना रहती है कि फेल हो जाए, वो एक अलग बात है। तो ड्रिफ्ट एक ऐसी प्रोसेस है, आप मेरी बात को समझिएगा, कि जो क्या कर रही है, डिफ्यूजन को फेल करने का काम कर रही है। हालांकि ड्रिफ्ट को हम पसंद ही नहीं कर रहे, हम तो ये चाहते हैं क्या हो, डिफ्यूजन हो। लेकिन अंडर प्रोसेस ड्रिफ्ट हो रहा है तो हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते, हमें इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। वो तोड़ निकाला हमने फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज से। आप मेरी बात को समझिएगा, एक प्रोसेस थी डिफ्यूजन और एक प्रोसेस क्या थी, ड्रिफ्ट है। डिफ्यूजन के अंदर कौन होते थे आप बताओ, देखो इसके अंदर पूरा का पूरा वापस मैं लिखूंगा सेम यही वापस लिख रहा हूं। डिफ्यूजन के अंदर होल जा रहे थे, बताओ बेटा क्या,
होल जो है ना, अरे लिख जा रहे यार भाई, जो होल है ना, होल किधर जा रहे थे, P से N, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे थे, N से P, ठीक है बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं। और डिफिजन के अंदर ये दोनों क्या थे, मेजॉरिटी चार्ज, अरे बोलो ना यार, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या थे, मेजॉरिटी चार्ज, ठीक है। और इसके अंदर एक क्या डिफाइन हुआ था अपना, डिप्लेशन लेयर, अरे क्या डिफाइन हुआ था, डिप्लेशन लेयर। और एक क्या डिफाइन हुआ था, बैरियर, बताओ ना यार क्या डिफाइन हुआ था, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोल दो यार। और एक क्या था, बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर पोटेंशियल, सेम पूरी चीज इधर लिख लो। बताओ ड्रिफ्ट में क्या था, एक क्या था इसके अंदर, डिफ्यूजन करंट, एक क्या था, करंट की डायरेक्शन बताओ, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि P से N, P से N ये क्या थी, करंट, इसका क्या नाम था, डिफ्यूजन करंट। मान लो ये होने वाला है, ये टॉपिक खत्म कुछ ही सेकंडों में, अगले समझना, बस ये पूरा वो करना है। अभी अपने पास डिजिटल होता तो कॉपी पेस्ट कर देते, वो अलग बात है, लेकिन लिखना पड़ेगा अपने को मैन्युअली। सेम इधर ही वो लिखेंगे अपन, क्या बताओ, एक प्रोसेस क्या आ जाएगी अपने पास में, डिफ्यूजन आ जाएगी, और एक प्रोसेस क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट आ जाएगी। बताओ बेटा, मैं बहुत इजी मेथड से समझा रहा हूँ आपको, एक जगह, तीनों एक जगह समझा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही आपको ना रहे, है ना बेटा। वही सेम चीज़ है कि जो होल है ना वो कैसे जा रहे हैं, वही P to N जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वही कैसे जा रहे हैं बेटा, N to P जा रहे हैं। वही इसमें कौन जा रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहे हैं, बोलो क्या जा रहे हैं बेटा, मेजॉरिटी चार्ज जा रहे हैं। अब बताओ इसके अंदर एक क्या डिफाइन हुई है अपने पास में, डिफ्लेक्शन लेयर डिफाइन हुई है। डिफ्लेक्शन लेयर के बाद में क्या डिफाइन हुआ है, बोलो बेटा, बैरियर, बताओ ना यार, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और एक क्या डिफाइन हुआ है, बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आ गई बेटा, सेम चीज़ इधर लिखनी है। ड्रिफ्ट में बताओ होल कैसे जा रहे थे, N से P, और इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे, P से N, और ये दोनों क्या थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, लिख दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक क्या डिफाइन होती है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन लेयर, ठीक है। और एक क्या होता है बेटा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक क्या होता है बोलो, बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक जगह वो लिख रहा है यार अभी तक तो, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, उधर वो लिखना है, लिखते हैं, लिखना तो पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो बताओ इसमें होल कैसे जा रहे थे, N to P, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे, P to N। अब तो रट ही गया होगा यार, एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट हो गई, आप ये समझो ना, वही तो चीज़ रिपीट हो रही है। कौन जा रहा है इसके अंदर, माइनॉरिटी चार्ज। एक क्या डिफाइन हो रही है बोलो, डिफ्लेक्शन लेयर। एक क्या है बेटा, बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक क्या है बेटा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक और बात बताओ ना मेरे को, एक करंट भी तो आएगी ना इसके अंदर, एक है ना P से N, ये N से P, बोलो क्या आएगी, ड्रिफ्ट करंट, है ना, ड्रिफ्ट करंट। अरे ये तो समझ में आ गई ना आपके, ये केवल मैं ही बोल रहा हूँ। इधर P से N, बोलो क्या है, ड्रिफ्ट करंट। मुझे एक बार बताना टॉपिक क्लियर होने के बाद, ये टॉपिक कैसा लग रहा है आपको। ये P to N क्या थी, डिफ्यूजन करंट। बड़ा पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस है, मतलब ये थियोटिकल पढ़ते हैं हम, थियोटिकल लिखते हैं, लेकिन हम मैं आपको ना इसको पूरा मैपिंग फॉर्मेट में बता रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आपके आ जाए। बोलो बात समझ आ गई बेटा। अब आप समझना, पूरी चीज़ें समझना आप बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो होता क्या है, मैंने आपको समझाया यहाँ पर दो प्रोसेस है। अब देखो ये दो प्रोसेस और अच्छे तरीके से क्लियर लिखा मैंने। एक प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन, और एक प्रोसेस क्या है, ड्रिफ्ट। और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोज है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोज है। हम चाहते हैं डिफ्यूजन अच्छा हो, और डिफ्यूजन की वजह से क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी, ड्रिफ्ट कम हो। अब इसमें क्या करते हैं हम, वही है, तीसरे आदमी को समझौता करने बुला रहे हैं, दो में लड़ाई हो रही है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में। अब तीसरा देखो आदमी कौन आ रहा है, तीसरा आदमी आ रहा है भाई साहब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कौन आ रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरियर। इधर भी सेम, अरे चीज तो वही है ना, अभी तक तो तीनों एक ही है ना। एंट्री तब करवाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ, बैरियर, है ना, बैरियर लिख देता हूँ, क्या समझ जाओगा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एंट्री करवा रहे हैं,
किसकी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम बाहर से बैटरी लगा रहे हैं। बाहर से क्या लगा रहे हैं? बैटरी। और बाहर से बैटरी जो लगेगी, क्योंकि बैटरी में क्या होता है? प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस के कारण क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डॉन की एंट्री करा रहे हैं, देखो कैसे। ये P से मैंने जोड़ दिया प्लस, बोलो क्या जोड़ दिया? प्लस। और इससे मैंने जोड़ दिया माइनस, बोलो क्या जोड़ दिया? माइनस। ठीक है, एक लगा देते हैं की। क्या लगा देते हैं? की। बेटा की को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 11वीं वाले बच्चे 10वीं के अंदर पढ़े होंगे, है ना बेटा। और की के अंदर डॉट होता है तो मतलब करंट आ रही जा रही है, और डॉट नहीं हो रहा तो करंट आ रही जा रही नहीं है, मतलब स्विच ऑफ है। बोलो यस और नो। अब समझना बेटा, ये क्या है? पी। पी मतलब एक तरह से पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दोगे और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दोगे तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। बोलो क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइस। और अगर हम उल्टा जोड़ दें, इससे नेगेटिव जोड़ दें और इससे क्या जोड़ दें? पॉजिटिव, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइस। बताओ क्या यहां तक की भी बात समझ में आ गई क्या बेटा? बताओ क्या फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का मामला पूरी तरीके से दिमाग में फिट हो गया है क्या? ये पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ एकदम माइंड में फिट हो जाना चाहिए, मजा आ जाएगा बेटा ना। यही सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब समझो आप, अब समझो खेल यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये प्लस का मतलब है ये वाला सिरा प्लस हो गया, अरे ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया? माइनस हो गया। बताओ प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई क्या आपके? बताओ एक तरफ क्या हो गया? प्लस हो गया, और बताओ एक तरफ क्या हो गया? माइनस हो गया। बताओ ना प्यारे बच्चों, यस और नो। अब बताओ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कल बताई थी मैंने बेसिक में, प्लस से माइनस। बोलो यार बताई थी नहीं बताई थी? अब बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई साहब ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और ये है डॉन। क्या है ये? डॉन। डॉन इसलिए है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये पावरफुल है, क्योंकि ये बाहर से हम बैटरी लगा रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब जो ये कहेगा वही होगा, अब इसी की चलेगी केवल। अब देखो ये क्या कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे। यानी कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका विरोध कर रहा है, किसका? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध कर रहा है। बताओ यस और नो। इसका अपोज कर रहा है, ठीक है ना, इसको डांट रहा है, नहीं भाई तू नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली प्रोसेस, एक बात बताओ, ये वाली प्रोसेस किसकी वजह से जनरेट होती है? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ड्रिफ्ट वाली प्रोसेस किसकी वजह से जनरेट होती है? ये किसकी वजह से जनरेट होती है? कंसंट्रेशन की वजह से। बताओ ये किसकी वजह से? कंसंट्रेशन। और ये किसकी वजह से? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी कि अब कुछ भी नहीं करना, बस मैंने क्या बोला समझ में तो पूरा ही आ गया आपके। बताओ क्या ये वाली समझ में आ गई क्या? ये न्यूट्रल स्टेट है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है फिलहाल के लिए। जो ही ऐसा हुआ तो देखो ड्रिफ्ट घट जाएगा, ये 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 घट जाएगा। बोलो यार। और ये बढ़ जाएगा, 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 ये बढ़ जाएगा। ये यानी कि एक तरह से मैं बताऊं, डिफ्यूजन पूरा ही बढ़ रहा है और ड्रिफ्ट पूरा ही घट रहा है। बोलो ना यार, यस और नो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर दी अपन ने, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर दी अपन ने, समझ रहे हो आप? समझो मेरी बात। ये जो तीन फैक्टर है ना बेटा, ये किसको डिनोट करते हैं? ड्रिफ्ट को डिनोट करते हैं। ये तीनों फैक्टर किसको डिनोट करते हैं बेटा? ड्रिफ्ट को। एक बात बताओ, ये डिफ्यूजन का तो क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। अरे डिफ्यूजन का क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। एक तरह से इसको किस में रखो आप? ड्रिफ्ट के साथ ही रखो इनको, इसमें लिखो ही मत आप। बताओ किसके साथ रखो इनको? बोलो यार किसके साथ रखो? ड्रिफ्ट के। यहां भी तीन का है, तीन तीन मिटाएंगे उधर मैंने। एक तो डिफ्लेक्शन लेयर, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर पोर्ट, ये इसमें रखो, है ना बेटा। अब देखो मैंने क्या बोला, जो ही फॉरवर्ड वाइस में ऐड किया तो क्या हुआ बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसका अपोज कर रहा है बेटा? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है। बताओ किसका अपोज कर रहा है? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है, यानी कि ड्रिफ्ट का अपोज कर रहा है। तो ड्रिफ्ट कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट कम हो जाएगा, मतलब ड्रिफ्ट वाली सारी प्रोसेस कम हो जाएगी, यानी कि होल्स का मोमेंट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट कम हो जाएगा। यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन कौन थे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी।
फॉरवर्ड वाइस में। और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ड्रिफ्ट करंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये वाला डिफ्यूजन वाला बढ़ जाएगा, होल का मोमेंट बढ़ जाएगा, मतलब कि ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, यानी कि होल जो है वो पी से किधर मूव करने लग जाएंगे, एन की तरफ ज्यादा मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि होल किस में अरे कंसंट्रेशन किस में ज्यादा थी होल की, पी में, तो पी से किधर जाने लग जाएंगे, एन। यानी कि डिफ्यूजन पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। फाइनली करंट फ्लो होगी, और जो करंट फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी बेटा, डिफ्यूजन की वजह से होगी। क्योंकि आपको पता है ये वाली करंट कम है और ये वाली करंट क्या है, ज्यादा है, तो नेट करंट फ्लो होगी। बोलो नेट करंट क्या होगी, फ्लो होगी। बोलो बात समझ आ गई क्या। इसमें जो करंट फ्लो होती है ना प्यारे बच्चों, वो ध्यान रखना मिली एम्पियर ऑर्डर में होती है। बताओ कौन से ऑर्डर में होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं। बताओ किस ऑर्डर में होती है, मिली एम्पियर ऑर्डर में होती है। बताओ किस ऑर्डर में होती है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ बोलो बात समझ में आ गई बेटा। अब बताओ फॉरवर्ड समझ में आया कि नहीं आया पूरा, क्या मैंने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया क्या, इसमें कुछ ही नहीं किया, बस बिल्कुल ईजी हो गया। रिवर्स में बताओ कैसे होगा। अब बताओ ये प्लस है तो यहाँ क्या गया प्लस, और यहाँ क्या गया माइनस, तो बताओ प्लस से माइनस क्या गया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बोलो प्लस से माइनस क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बोलो यस और नो। प्यारे बच्चों प्लस से माइनस क्या आ गया। अब बताओ ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल। और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल। अब बताओ ये क्या कर रहा है, ये बैरियर का साथ दे रहा है। ये किसका साथ दे रहा है, बैरियर का। तो प्यारे बच्चों जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पूरा ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि डिप्लेक्शन लेयर भी बढ़ जाएगी, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएंगे। ये थोड़ी सी करंट जो है वो बढ़ेगी, और डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो और क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इससे एक को नुकसान है, आप ये समझना। जब बैरियर डिप्लेक्शन लेयर बहुत ज़्यादा हो गई ना, डिप्लेक्शन लेयर बहुत ज़्यादा क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। अब मेरी बात को समझना बड़े अच्छे तरीके से। तो डिप्लेक्शन लेयर तो एक तरह से किसका काम कर रही है बेटा, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब रेजिस्टेंस ऐसे इधर आने वाला हो चाहे ऐसे इधर आने वाला, तो वो सबको रोकने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। यानी कि रिवर्स बाइस में लगभग करंट फ्लो नहीं होती है, रिवर्स बाइस में लगभग करंट फ्लो नहीं होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा। और इसके अंदर करंट के अगर ऑर्डर पूछ ले आपको, तो ये ध्यान रखना बेटा, माइक्रो एम्पियर। बताओ कौन सा ऑर्डर होता है इसके अंदर, माइक्रो एम्पियर। और नैनो एम्पियर को ऑर्डर में जो है वो करंट फ्लो होती है। बताओ किस में करंट फ्लो होती है बेटा, ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में करंट फ्लो होती है। यानी कि ये मान के चलना रिवर्स वाइस में करंट फ्लो नहीं होती है, और फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो होती है। मेन करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस है। बताओ कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्या पूरी चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों के, बोलो यस और नो। चलो बेटा कॉपी करो। कितनी शानदार थी, एक ही जगह पढ़ा दी मैंने। और सारा समझने का बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है याद करने का, पूरा टोटली समझने का। चलो कॉपी करो। मस्त टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। हमने ये देखा इसका फॉरवर्ड वाइज देखा, रिवर्स वाइज देखा, फॉर्मेशन ऑफ पीएन देखा। मैंने आपको बताया जो करंट फ्लो होती है मेन किसके अंदर होती है बेटा, फॉरवर्ड के अंदर होती है। और किस प्रोसेस के अंतर्गत होती है, डिफ्यूजन के अंतर्गत होती है। किस प्रकार का ऑर्डर होता है, तो मिली एम्पियर का ऑर्डर होता है। हमने देखा कि जो हमारे पास में रिवर्स वाइज है उसमें करंट फ्लो नहीं होती, उसमें जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है बेटा, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर जो है वो जर्मेनियम के लिए होती है, और नैनो एम्पियर जो है वो सिलिकॉन के लिए होती है। तो इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइक्रो और नैनो। एक और चीज़ याद रखिएगा बेटा, ध्यान दो। एक होता है बेटा नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। बोलो क्या होता है, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज होता है बेटा फॉरवर्ड वाइस में। बताओ कौन से वाइस में, फॉरवर्ड वाइस में। नी वोल्टेज का मतलब होता है एक ऐसा वोल्टेज जहां पे करंट एकदम से बढ़ जाए। एक बार पहले मैं नी वोल्टेज आपको समझा दूंगा। नी वोल्टेज की वैल्यू लिख ले आप, जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 नी, KNEW, नी वोल्टेज है ना बेटा, KNEW। नी वोल्टेज जो है ना वो जर्मेनियम के लिए फॉरवर्ड वाइस वाली में लिखना ही है। फॉरवर्ड वाइस का जो कॉलम है ना आपका जो चल रहा है, फॉरवर्ड वाइस में लिखना, क्योंकि नी वोल्टेज हमेशा किस में डिफाइन होती है,
फॉरवर्ड वाइस में। तो नी वोल्टेज जो है ना वो जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए जो होती है, सिलिकॉन के लिए जो है वो होती है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है ना। एक है ना ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है जो रिवर्स में डिफाइन होती है, तो रिवर्स वाले कॉलम में लिखना है आपको। मतलब आपसे पूछ रहे न्यू वोल्टेज कहाँ होती है बेटा, फॉरवर्ड वाइस में। कहाँ डिफाइन होती है, फॉरवर्ड है। और ब्रेक डाउन वोल्टेज कहाँ डिफाइन होती है, रिवर्स वाइस में। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए लिख लो 25 वोल्ट, जर्मेनियम के लिख लो कितनी बेटा 25 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए लिख लो 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कितनी लिख लो बेटा 25 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए लिख लो 35 वोल्ट, 35 वोल्ट, 35 वोल्ट, 35 वोल्ट। अब सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज सब बच्चे ध्यान दो बेटा, ध्यान देना। एक चीज मेरी बात हो, बस आपको थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है, मोटे तौर पे, कुछ ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। इतना सा ध्यान रखना है कि एक तो न्यू वोल्टेज कहाँ डिफाइन होती है बेटा, फॉरवर्ड वाइस में। कैसे होती है वो ग्राफिकल में समझाऊंगा आपको, आप चिंता ना करें। और दूसरा ध्यान रखना, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहाँ डिफाइन होती है, रिवर्स वाइस में। सिलिकॉन के लिए कितनी होती है और जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, वो सारी आपको मैंने बता दी है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है ना आप है ना 2 पॉइंट डालो। एक तो है हमारे पास में जेनर वोल्टेज, सुनना, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, और एक है हमारे पास में बेटा एवलांस वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। बताओ कितने वोल्टेज बताया मैंने आपको, एक तो कौन कौन सा बताया बेटा, जेनर वोल्टेज, और एक कौन सा बताया, एवलांस ब्रेक डाउन वोल्टेज। बताओ कौन कौन सा बताया बेटा, जेनर वोल्टेज और एक एवलांस ब्रेक डाउन वोल्टेज। पहली बात, पहला पॉइंट तो दोनों के लिए क्लियर है बेटा, इसमें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बस वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, लाइन रखनी है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी में, है ना बेटा। इनके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, है ना। इनको ग्राफिकल जरूर मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको, आप उसके लिए निश्चिंत रहे बेटा। जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, बताओ नाम क्या रहा है यहाँ पे, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, रिवर्स वाइस क्लियर हो जाएगा। बताओ क्या क्लियर हो जाएगा, रिवर्स वाइस। क्यों, क्या नाम आया, ब्रेक डाउन वोल्टेज, और न्यू वोल्टेज आता तो फॉरवर्ड वाइस, तो ये भी वही क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स वाइस वोल्टेज। मतलब दोनों किस में डिफाइन होंगे बताओ, जेनर वोल्टेज और एवलांस वोल्टेज दोनों किस में डिफाइन होंगे बेटा, रिवर्स में। कई बार इनमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। समानता तो क्या है, अरे बोलो ना यार, समानता तो क्या है, दोनों किस में डिफाइन हो रहे हैं, रिवर्स वाइस में डिफाइन हो रहे हैं, है ना। चलो अब आ जाओ दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ जाओ बेटा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कुछ इसके अंदर क्या होती है, जेनरल वोल्टेज तब होता है जब जो डोपिंग है ना, डोपिंग क्या हो, हाई हो, ज्यादा हो डोपिंग। बोलो डोपिंग क्या हो बेटा, ज्यादा हो, तब जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। थोड़ी बस थियोरेटिकली याद रखना है आपको। ये कब डिफाइन होता है बेटा, सिंपल सी बात, उल्टा हो जाएगा इसके अंदर। जब डोपिंग क्या हो बेटा, लो, कम डोपिंग हो, कम डोपिंग हो तो ये वाला डिफाइन होता है, और अगर ज़्यादा डोपिंग हो तो ये वाला डिफाइन होता है। बताओ कम डोपिंग हो तो क्या होता है बेटा, ये वाला डिफाइन होता है, और ज़्यादा डोपिंग हो तो बताओ बेटा क्या होता है, ये वाला डिफाइन होता है। क्या बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पूरी बात समझ में आ गई क्या, मुझे बताओ, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, तीसरा और ध्यान रखना, जो हमारे पास में आती है डिफ्लेक्शन लेयर, डिप्लेशन लेयर, तो इसके अंदर क्या होता है बताओ बेटा, थिन होती है। बताओ क्या होती है, थिन। और इसके अंदर ध्यान रखना, डिप्लेशन लेयर जो होती है वो क्या होती है बेटा, थिक होती है। बताओ
क्या दोनों बात समझ में आ गई क्या? मोटे तौर पे मैंने आपको बताई है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और एवलांस वोल्टेज। तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और एवलांस वोल्टेज दोनों किसके अंदर डिफाइन होगी बेटा? रिवर्स वाइज में डिफाइन होगी। इसके अंदर डोपिंग क्या होती है बेटा? हाई होती है। और इसके अंदर डोपिंग क्या होती है बेटा? लो होती है। और इसके अंदर जो डिप्लेक्शन लेयर है वो क्या होती है? थिन होती है। और इसके अंदर डिप्लेक्शन लेयर क्या होती है? थिक होती है। उल्टा पूछ ले कि डिप्लेक्शन लेयर थिक है तो बताओ कौन सा ब्रेकडाउन होगा? तो एवलांस ब्रेकडाउन होगा। और अगर मान लो थिन है तो कौन सा होगा? जेनर ब्रेकडाउन होगा। बोलो यार यस और नो। लास्ट पॉइंट इसका फोर्थ जो पॉइंट है ना वो ये ध्यान रखना है ड्यू टू ये ध्यान रखना है। बोलो क्या? ड्यू टू। भाई ये किसके रीजन से जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है ना? हालांकि मैं ग्राफ और बना के बताऊंगा आपको, वहां आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से बेटा। आपको देखना है कैसे जनरेट होती है। सुनना, मस्त बात सुनना बेटा, सुनना ध्यान से। इसमें कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं ना वो ब्रेक होते हैं। क्या ब्रेक होते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से कोवेलेंट बॉन्ड बताओ? डिप्लेक्शन लेयर के। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन से कोवेलेंट बॉन्ड? डिप्लेक्शन लेयर। और कौन से? याद करो, डिप्लेक्शन लेयर बनी कैसे थी? रिकॉम्बिनेशन से। होल्स और इलेक्ट्रॉन के क्या बन गए थे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो यस और नो। बोलो ना यार यस और नो। प्यारे बच्चों, मस्त बात बताऊं क्या? पूछो क्या? अब मस्त मजा आएगा। इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। और इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। अब मेरे से पूछो फिर सर डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या हो रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ब्रेक सेल्फ। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं ना वो क्या होते हैं? सेल्फ होते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो साहब, बताओ जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे जनरेट होता है बेटा? किसके कारण जनरेट होता है? कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण जनरेट होता है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक कैसे होते हैं बेटा? सेल्फ होते हैं। कैसे होते हैं? सेल्फ होते हैं। सेल्फ किसकी वजह से होते हैं बेटा? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में अंतर है, दोनों में एक मतलब समानता है। क्या समानता है? कि दोनों में ही कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। लेकिन इसमें ब्रेक होने का कारण अलग है और इसमें ब्रेक होने का कारण अलग है। और इसमें जो ब्रेक होते हैं ना बेटा ये सेल्फ नहीं होते हैं, ये होते हैं ड्यू टू कोलिजन। बताओ इसमें क्या होते हैं? ड्यू टू कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज। ऑफ माइनॉरिटी चार्ज। बताओ इसके अंदर क्या होता है बेटा? बताओ मेरे को। इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और इसके अंदर भी क्या टूटेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। बस शर्त यह है इसके अंदर अपने आप टूटेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अपने आप कब टूटेंगे? जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दोगे आप, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप टूट जाएंगे। इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं वो टक्कर के कारण टूटते हैं। किसके कारण टूटते हैं? टक्कर। माइनॉरिटी चार्ज आके जो ऑलरेडी, सुनो, डिप्लेक्शन लेयर में क्या है? होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुआ है ना बेटा, वहां पे माइनॉरिटी चार्ज आके उनको क्या करता है? कोलाइड करता है। और उस कोलिजन की वजह से वो दोनों क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो उस प्रकार के ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं? एवलांस ब्रेक डाउन। और इस प्रकार के ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं? जेनर ब्रेक। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। मैंने इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं भरवाया बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट चीज में आपको लिखवा दिया जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कौन से 22 बेस पर? डोपिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है, हाई या लो के बारे में पूछ सकता है, डिप्लेक्शन लेयर थिन और थिक के बारे में पूछ सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने का कारण पूछ सकता है। बोलो क्लियर है बेटा? तो इसको कॉपी कर लो आप, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांस ब्रेकडाउन को। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना ना, हमारे पास में हमने ये चीजें देख ली। एक ये भी देख लेना आप, जो हमारे पास में बेटा फॉरवर्ड वाइस है। बताओ कौन सा वाइस है बेटा? फॉरवर्ड जो वाइस है हमारे पास में। और एक कौन सा है बेटा? जो रिवर्स वाइस है ना। इन दोनों में एक चीज देख लेना आप, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, बताओ क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस वो 100 ओम ऑर्डर में होता है। 100 ओम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? 10⁻² ओम ऑर्डर में होता है। ये ध्यान रखना बेटा। और इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 10⁻6 ओम ऑर्डर में होता है। बताओ किस में होता है बेटा? 10⁻6 ओम। सिंपल सी बात है, रिवर्स वाइस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि करंट फ्लो बहुत कम होती है, तभी तो बहुत कम होगी। और इसमें करंट फ्लो
अच्छी खासी होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रेजिस्टेंस मात्र कितना होता है बेटा 100 ओम, यानी कि 10 टू पावर 2 ओम। अगर इनका कभी कभी रेशियो पूछ लेता है तो वो आता है 10 टू पावर 4। अब वो डिपेंड करता है रेशियो किससे पूछ रहा है, फॉरवर्ड टू रिवर्स पूछ रहा है तो 10 टू पावर -4, और रिवर्स टू फॉरवर्ड पूछ रहा है तो 10 टू पावर 4। मेरी लैंग्वेज को आप समझ गए होंगे, ऐसे ही एग्जाम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगर हम करंट की बात करें तो फॉरवर्ड में जो करंट आती है वो आती है I विल बी इक्वल टू I नॉट e की पावर QV डिवाइडेड बाई KT -1। ये मैंने क्या बोला था, कुछ इस प्रकार की फॉर्मूला है बेटा जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं आपको ना बेटा। तो फॉरवर्ड वाइस में जो करंट का फॉर्मूला है बोलो क्या है बेटा, I विल बी इक्वल टू बोलो क्या है, I नॉट e की पावर QV डिवाइडेड बाई KT -1। इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा I नॉट, और ये होता है e की पावर -QV डिवाइडेड बाई KT -1। मजा आ गया, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इसमें माइनस है और इसमें क्या है, प्लस है। नहीं, ये माइनस ई के साथ है, मतलब ऊपर के साथ नहीं है, पावर अलग है। इसमें यहाँ प्लस है और इसमें यहाँ क्या है, माइनस है। ये माइनस प्लस इसलिए आया, रिवर्स वाइज में आप देखो वोल्टेज की डायरेक्शन बदल देते हैं, प्लस को क्या कर देते हैं माइनस, वो इसलिए माइनस का फर्क है। तो आप ये समझना बेटा, ई की पावर अगर हम QV डिवाइडेड बाई KT को सोल्व करेंगे तो ये 1 से बहुत बड़ी आएगी, ये 1 से क्या आएगी, बहुत बड़ी आएगी। और अगर इसको सॉल्व करेंगे हम QV डिवाइडेड बाई KT को तो ये 1 से क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है, माइनस आ रही है। माइनस आ रही है तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बताओ किस क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो I एप्रोक्स हम कर देते हैं इसको I नॉट -I नॉट। I विल बी इक्वल टू क्या कर देते हैं हम, -I नॉट। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई कि बेटा I विल बी इक्वल टू लगभग क्या कर देते हैं इसको -I नॉट, और इसके अंदर जो है ना ये बहुत बड़ा होता है तो इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम। अरे यार इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो एक को क्या मान लिया, नेग्लिजिबल। तो इसका जो आता है वो I इक्वल टू क्या आता है, I नॉट एक, और ये QV डिवाइडेड बाई KT। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ से एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि इनमें यही है कि आपको थोड़ी थ्योरी याद रखनी पड़ेगी, मेमोरी पावर आपको बिल्ड करना पड़ेगा। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको रेजिस्टेंस डायरेक्ट डेटा वाइज याद रखना पड़ेगा, आपको करंट की इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। हालांकि ये सब डेरिवेटिव हो के आते हैं बेटा, इनकी सबकी डेरिवेशन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिजिक्स में कोई भी चीज़ आए तो इस चीज़ के लिए तो आप निश्चिंत रहो कि वो चीज़ बन के ही आई है, उसका कोई ना कोई डेरिवेशन है, लेकिन वो डेरिवेशन हमें नहीं देखनी। हाँ अच्छा, 11th वाले बोले कि सर 12th बोर्ड में भी डेरिवेशन नहीं है। अच्छा एक बात बताऊँगी मैं आपको, 12th बोर्ड में ये चैप्टर जो नीट के अंदर है ना, वैसे ही 12th बोर्ड में, मतलब कहने का मतलब ये है 12th बोर्ड में डेरिवेशन से नहीं है, यूं समझो आप मेरी बात को ध्यान से। नहीं है, दो हैं, वो इसमें तो नहीं है, वो तो उसके लिए है जब हम RMS की वैल्यू निकालेंगे उसकी डेरिवेशन है, और वो जनरली पूछे तो मैं बता दूंगा, इंटीग्रेशन है केवल उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। RMS निकालना है, IRMS निकालना है, उसके अंदर IM डिवाइडेड बाई √2 आता है, I नॉट अपॉन √2 आता है, ठीक है ना, वो वाली डेरिवेशन है। सबसे मजेदार वाली बात ये है, ये मान के चलिए 12th बोर्ड के हिसाब से भी कंप्लीट हो रहा है आपका चैप्टर। 11th वाले ये मान के चले कि ये 12th बोर्ड के हिसाब से भी आपका चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपका जो है वो गलत नहीं होगा। ये मान के चलो, अब 12th का देखो बोर्ड का भी अपन एक चैप्टर कर रहे हैं, वो आज खत्म होने वाला है लगभग, और इधर से भी एक चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। बस 11th वाले इस बात को गोप नहीं रखें कि अपन ने 12th स्टार्ट कर दी है। तो ये फॉरवर्ड वाइस है और ये क्या है बेटा, रिवर्स वाइस है। बोलो बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से बेटा, अब हम है ना एक तो फॉरवर्ड वाइस के लिए ग्राफ बनाते हैं और एक किसके लिए बनाते हैं बेटा, रिवर्स वाइस के लिए ग्राफ बनाते हैं, है ना। बताओ एक तो किसके लिए बना रहा हूं मैं, फॉरवर्ड वाइस के लिए, और एक किसके लिए बना रहा हूं बेटा, रिवर्स वाइस के लिए ग्राफ बना रहा हूं ना, फॉरवर्ड वाइस के लिए और रिवर्स वाइस के लिए ग्राफ बना रहा हूं। बोलो यस और नो बेटा, क्लियर है क्या, कोई डाउट। अब समझना, इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें बोलते हैं कि करंट कैसे चेंज होती है, तो इसको बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां भी ई आ जाता है ना, इसको याद रख लो, ये जरूरी नहीं है यही, हर जगह जहां भी ई की पावर में कोई भी चीज आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन बोलते हैं। जैसे कि साइन कोस आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्स वाई आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। बेटा ये मैथ्स के अंदर आते हैं, फंक्शन के नाम है अलग अलग प्रकार के, और ई की पावर में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपके ऑप्शन में आएगा कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, करंट क्या होती है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। अरे एक्सपोनेंशियली क्या होती है, इंक्रीज।
बोलो बात समझ आ गई बेटा, लिख दोगे ना आप। और इसके अंदर आपको ये लिखना है जो करंट है ना एप्रोक्स कांस्टेंट होती है, आई नॉट एक तरह से मैक्सिमम करंट टाइप से है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें करंट एप्रोक्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसके अंदर क्या होती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस प्रकार का आता है, मैं बताऊं आपको, इस प्रकार का आता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा। अरे थोड़ा सा उसका जो रेसिप्रोकल वाला है ना उसका उल्टा आता है, रेसिप्रोकल का तो आता है ऐसे, रेसिप्रोकल का तो आता है ऐसे, है ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसे आता है। और इसका जो ना एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आता है ऐसे, ये ग्राफ आता है ऐसे, ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखना है ना बेटा, ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है। बोलो ना यार यस और नो बेटा। तो अब सीधी सी बात समझ में आ गई कि अगर मैं यहां पे ना इधर आई ले लूं और इधर क्या ले लूं v, हमेशा ध्यान रखना इसमें इधर आई लिया होगा y एक्स पर और x एक्स पर क्या लिया होगा बेटा v। तो बताओ एक्सपोनेंशियल चेंज ग्राफ कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, इसका ग्राफ फॉरवर्ड वाइज में ऐसा आएगा। अब एक चीज देखो आप, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई, करंट क्या होने लग गई, अरे मैं नहीं ठीक देखो करंट क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई, है ना। अब एक चीज नोटिस करो आप, एक चीज नोटिस करो, एक ऐसा वोल्टेज है जहां पे करंट देखो अचानक क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अरे यार आप समझो ना मेरी बात को ध्यान से बेटा, प्लीज देखो एक बार, देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, लेकिन यहां तो देखो एकदम से करंट क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। अब आपको पता है नी वोल्टेज मैंने किस में लिखवाया था, फॉरवर्ड में, मतलब नी वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज है जहां पे करंट एकदम से क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्ट होती है। बताओ जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होती है, और सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, 0.7 वोल्ट होती है। बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या, यस और नो बेटा। अब आ जाओ इसके अंदर, इसके अंदर देखो करंट, इसका ग्राफ कुछ कैसे चलता है, सुनना मेरी बात से। ऐसे आप थोड़ा सा नोटिस करो, ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप से आ रही है, तो ये एक तरह से ये आई नोट है। अब सोचो इसमें ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, माइनस आई नोट, आप देखो ना, अरे बोलो ना यार, और इसमें क्या है प्लस, तो ग्राफ कहां जा रहा है, देखो करंट कहां आ रही है, ऊपर, और इसमें करंट कहां आ रही है, नीचे, क्योंकि ये क्या है बेटा, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। आप ये समझो ना प्यारे बच्चों, अब देखो एप्रोक्स कांस्टेंट फील हो रही होगी ना आपको, ये करंट एप्रोक्स क्या हो रही है, हल्का सा कर्व भी है, तो मैंने यहां पे जस्ट इक्वल नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, एप्रोक्स कांस्टेंट होता है, एप्रोक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बोलो ना यार। अब इस वाला यहां पर एक चीज देखो आप, एक चीज यहां पर आप नोटिस करो, इस जगह बताओ क्या हो रहा है, देखो y एकदम से इंक्रीज हो रहा है, अरे y एकदम से इंक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यूं बोलेंगे अपन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज, मैग्नीट्यूड लेके वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, हमें समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हो, क्योंकि आप ये बोलना चाह रहे हो -6 छोटा है -2 से, है ना, लेकिन मैं एज ए मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ओनली करंट के अंदर, करंट स्केलर क्वांटिटी है एक तरह से, तो मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है करंट के अंदर, आप समझिएगा ना बेटा। तो एकदम से करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। बताओ इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज में करंट क्यों इंक्रीज होती है ये भी पूछ लो। मैंने आपको ब्रेक डाउन 2 प्रकार की बताए, बोलो कौन कौन से, जेनर और एवलांस। मुझे एक बात बताओ ना प्यारे बच्चों, ब्रेक डाउन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया दोनों में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। अब मुझे बताओ डिप्लेशन लेयर में कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो एक बॉन्ड टूटने पर एक होल फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। बताओ नंबर ऑफ फ्री चार्ज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ फ्री चार्ज बढ़ेंगे तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। करंट फ्लो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फ्री चार्ज। बोलो करंट किसकी वजह से जनरेट होती है, ड्यू टू फ्री चार्ज, मतलब जो घूम फिर सके। अरे यही तो बात स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना यार, बोलो ना यार प्यारे बच्चों, क्लियर हो गए क्या। तो बताओ क्या ये दोनों चीजें भी क्लियर हो गई क्या। अगर इनका हम कंबाइंड ग्राफ बनाना चाहें एक जगह, तो कुछ बेटा वो इस प्रकार का जो, अरे बन जा, एक तो ये ना नखरे बहुत करते, कुछ इस प्रकार का आता है, हल्का सा यहाँ वेरिएशन आ जाता है कभी कभी, नहीं तो आता भी नहीं है, इस प्रकार का ग्राफ आता है। ये फॉरवर्ड वाइज का है और ये किसका है, रिवर्स वाइज का। बताओ क्या ये वाला मामला भी पूरा समझ में आ गया क्या। ये आपके बेटा पूरा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज खत्म, क्लियर खत्म। चलो कॉपी करो बेटा।
अब बताओ आप बात किसकी करें, फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, अब किसकी बात कर लें, डायोड की, है ना। डायोड का संधि विच्छेद क्या होता है, डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डायोड का संधि विच्छेद क्या होता है, डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डाई मतलब क्या होता है दो, अरे ऐसे ही होता है, डाई मतलब क्या होता है दो, और इलेक्ट्रोड। अब मैं बताऊं पहली बात तो डायोड कैसे होता है। डायोड का मतलब क्या है, जो पीएन जंक्शन बनाए ना, इसको सर्किट में कैसे जोड़ोगे आप, सर जोड़ देंगे तो फॉरवर्ड में या रिवर्स में, जोड़ोगे कैसे, तो इसके लिए आपको टर्मिनल लगाना पड़ेगा दोनों साइड में। अरे टर्मिनल क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा दोनों साइड में। आज एक बात बताओ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जोड़ने के लिए उसके दो टर्मिनल चाहिए ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो प्यारे बच्चों, अगर हम जो पीएन जंक्शन होता है, जो हमारे पास में ये पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है ना हमारे पास में, मान लो ये पीएन जंक्शन है ना बेटा, ये क्या है, पूरा का पूरा पीएन जंक्शन है। तो इसके एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दो और एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दो, ये बन गया डायोड। बताओ ये क्या बन गया बेटा, डायोड। एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, तो डायोड का मतलब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रोड, यानी कि दो इलेक्ट्रोड। बताओ क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई क्या। अब समझना, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायोड, और इसको जनरली बोला जाता है पी साइड और इसको बोला जाता है एन साइड। मतलब ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये है, इसको डिनोट करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि ये जो एरो है ना, ये शो कर रहा है कि करंट ऐसे जाएगी। ये एरो क्या शो कर रहा है, करंट ए से जाएगी। मतलब डायोड की एक खास बात है कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, एक ही डायरेक्शन में करंट को जाने देता है। अब क्यों, ये चीज हमें समझ में आई कहाँ, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में। हमें पता है ओनली करंट किस में जाती है, फॉरवर्ड वाइज में, और रिवर्स वाइज में करंट नहीं जाती। मुझे एक बात बताओ, ये क्या चीज है, डायोड है। अब बताओ, ए से करंट जा सकती है लेकिन ए से करंट नहीं जाएगी इसमें, क्यों, क्योंकि ये है रिवर्स वाइज और ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज। तो ए से करंट नहीं जाएगी और ए से करंट जाएगी। मतलब ये वन डायरेक्शन डिवाइस है। बोलो क्या है बेटा, वन डायरेक्शन डिवाइस है। मतलब एक ही साइड में क्या जाएगी, इसके अंदर करंट जाएगी, ओनली किस में, फॉरवर्ड वाइस में। और यार अभी अपन ने तीनों अलग अलग पढ़े थे ना बेटा, तीनों क्या पढ़े थे, अलग अलग पढ़े थे। तो ओनली इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो किसके अंदर होगी बेटा, फॉरवर्ड वाइस के अंदर होगी। बताओ किसके अंदर होगी, फॉरवर्ड वाइस में। बोलो यस और नो बेटा, समझ में आ गई क्या। बताओ किसके अंदर करंट फ्लो होगी बेटा, फॉरवर्ड वाइस के अंदर। तो डायोड में एक बात बस इतना सा याद रखना है, इसका ये सिंबल है, इस सिंबल में इतना सा याद रखना, करंट इधर जाएगी, करंट इधर नहीं जाएगी। देखो इधर से कोई करंट आ रही है तो देखो ये रुक जा, अरे ये रोक रखा है ना, रुक जा, नहीं जाने दूंगा। और इधर से कोई करंट आ रही है तो देखो ये बिल्कुल ये बोल रहा है चलो तो निकल, तो जा। बोलो बात समझा गई क्या बेटा, ये वन डायरेक्शन में जानी देती है। अब सुनो, यहां पर क्या है बेटा, इसको दो प्रकार से वही जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। हालांकि अब मुझे ज्यादा इसको पढ़ाना नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाना, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स बहुत बड़ी प्रकार से आप समझ गए, सारा समझ गए। फॉरवर्ड वाइस में इसको कैसे जोड़ेंगे बेटा, देखो ये फॉरवर्ड वाइस में जोड़ने के लिए आप क्या करो, जो बैटरी है ना उसका प्लस इधर लगा दो, माइनस इधर लगा दो, ये फॉरवर्ड वाइस हो गया। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा। अरे क्योंकि ये पी है और ये क्या है, एन है। अभी ये करंट को जाने देगा, अभी इसके अंदर करंट क्या होगी, फ्लो होगी। अगर इसमें वोल्टेज मेजर करने हैं तो ये वोल्ट मीटर से यहाँ वोल्टेज मेजर कर लेंगे, और अगर करंट मेजर करनी है तो ये मतलब मिली एमीटर लगा दो यहाँ पे, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में कौन सा मीटर लगता है, मिली एमीटर लगता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ। इसके अंदर ये किसका ग्राफ है बताओ बेटा, ये है फॉरवर्ड वाइस का है ना बेटा, ये फॉरवर्ड वाइस का है। बताओ फॉरवर्ड वाइस समझ में आ गया क्या पूरी तरीके से, बोलो यस और नो। अगर हम रिवर्स में बात करें तो बताओ रिवर्स में क्या होगा, कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। यहां पर क्या कर दो, माइनस लगा दो, यहां पर क्या लगा दो, प्लस लगा दो। ये लो, ये किस में आ गया बेटा, रिवर्स वाइस में आ गया। अरे किस में आ गया, रिवर्स वाइस। क्योंकि अब बताओ ये पी है और ये क्या है, एन। पी को किससे जोड़ दिया, माइनस से, और एन को किससे जोड़ दिया, प्लस से। बताओ ये किस में हो गया, रिवर्स वाइस में हो गया। ये किस में हुआ, फॉरवर्ड में। ये किस में हुआ, समझ में आ गई कैसी। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, पी से पॉजिटिव जोड़ो, और रिवर्स का मतलब क्या होता है, पी से नेगेटिव जोड़ो। और अगर वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज मेजर करना है तो ये वोल्ट मीटर, और यहाँ पर क्या जाएगा, माइक्रो एमीटर या नैनो एमीटर। वो डिपेंड करता है कि हम जो पीएन जंक्शन ले रहे हैं वो सिलिकॉन का ले रहे हैं या जर्मेनियम का ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम माइक्रो और नैनो लगाएंगे। बताओ क्या ये दोनों समझ में आ गए बेटा। ये किसकी बात आ गई, ये रिवर्स की बात आ गई, रिवर्स वाइस की बात आ गई। अच्छा एक और चीज बताओ ना, इनका ग्राफ पूछ रही, उस ग्राफ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। बताओ इनके ग्राफ को क्या बोलते हैं,
कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो कि आपको भली भांति प्रकार से पता है कि कुछ इस प्रकार से जो है ये आता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं इसको। सब समझा चुका है? तो बस केवल ये डायोड ही बताना था मेरे को। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई क्या पूरी तरीके से? बोलो यस और नो बेटा, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है ना, कंप्लीट है। बताओ इसको क्या बोलेंगे हम? फॉरवर्ड वाइज। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स वाइज। ये इसका क्या हो गया बेटा? कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। बोलो क्या हो गया? कैरेक्टर। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें ना डायनेमिक्स रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। बताओ कौन सा रेजिस्टेंस डिफाइन होता है बेटा? डायनेमिक रेजिस्टेंस। देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? आर एफ डेल्टा वी एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा आई एफ। मैंने कुछ भी नहीं किया, ओम्स लॉ देखो क्या है, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है हर बार। रेजिस्टेंस क्या होता रहता है? बदलता रहता है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस RF का मतलब फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि दो पॉइंट है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में V और V1, और ये क्या हो गया? V2। ये क्या हो गया? I1, और ये क्या हो गया? I2। बोलो ना यार। तो हम क्या करते हैं? V2 माइनस V1 ऊपर ले लेते हैं, I2 माइनस I1 क्या ले लेते हैं? नीचे ले लेते हैं, और यहाँ ग्राफ से जो भी रेशियो आएगा वही क्या है हमारे पास? डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। बोलो क्या है? डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से RR क्या होता है? डेल्टा VR डिवाइडेड बाई डेल्टा IR। ये रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस है। सिंपल, ये तो हम स्लो है बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें क्या करना है, हमारे को 2 पॉइंट लेके कंसीडर करना है। बताओ कितने पॉइंट लेके कंसीडर करना है? 2 पॉइंट। इस पर वोल्टेज कितना है, इस पर वोल्टेज कितना है, इसके वोल्टेज में से इसका वोल्टेज माइनस करो, इस पे करंट कितनी है, इस पे करंट कितनी है, इसकी करंट में से इसकी करंट माइनस करो, उनका रेशियो निकाल लो। ओम्स लॉ से क्या आ जाएगा बेटा? आपके डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। बताओ क्या आ जाएगा बेटा? डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। चलो इनको एक बार कॉपी कर लो बेटा, ऐसा कैसा, ये आपके डायोड भी कंप्लीट है हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है टॉपिक थोड़ा सा। देखो बेटा, पहले मैं एक बात बता दूं आपको, थोड़ी सी जनरल चीजें कुछ बताता हूं मैं आपको ना बेटा, समझना सब बच्चे। एक होता है बेटा डीसी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एक होता है बेटा एसी, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट। ठीक है? हमारे घरों के अंदर जो आती है बेटा, वो 220 वोल्ट की एसी आती है हमारे घरों में, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है बताओ? हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और अमेरिका के अंदर जो आती है उसकी होती है 60 हर्ट्ज। ठीक है ना? अब समझना। हाँ क्या? कोई बात नहीं, अमेरिका नहीं जाएंगे अपन अभी तो ना, अमेरिका तब जाएंगे हम जब हमारा IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर विदेश आना पड़ेगा हमारे को। ठीक है ना? मान लो बड़े ऑफर की तरफ हम गए तो ना, तो देखो, और इंडिया के लिए काम करिए तो फिर इंडिया में रहेंगे 220 वोल्ट। ठीक है? मेन बात है। और हमारे को इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है डीसी। इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होती है? डीसी। मतलब डिवाइस चलाने के लिए क्या चाहिए? डीसी। हमारे घरों में क्या आती है? एसी। तो हमारे घरों में एसी आती है तो हमें चाहिए डीसी। तो पहला कारण कि हम डायरेक्ट डीसी मंगवा लेना, एसी की जगह क्या मंगवा ले? डीसी। डीसी इसलिए नहीं मंगवाते, आती नहीं है इसलिए नहीं मंगवाते आती क्यों नहीं है उसका कारण भी सुनो। आती इसलिए नहीं है क्योंकि डीसी का, देखो एक बात बताओ, एसी को बनाना कम खर्चीला है। पहली बात तो एसी को बनाना क्या है? कम खर्चीला है। डीसी को बनाना क्या है? उसकी कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है डीसी को बनाए तो। चलो ठीक है, यहाँ तक भी एक बार के लिए सोच। डीसी को ट्रांसफ़र करना भी ज़्यादा खर्चीला है, और एसी को ट्रांसफ़र करना, अरे हर घर में तो बिजली नहीं बन सकती ना भाई। जहाँ से बिजली बन रही है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, वहाँ से ट्रांसफ़र भी तो होगी ना। तो ट्रांसफ़र करना किसको ईजी है? एसी को ईजी है। यही कारण है कि हमारे घरों में जो बिल है ना वो थोड़ा ठीक ठाक आता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता। अगर डीसी बन के वहाँ से आए ना तो घरों का बिल क्या है? बहुत ज़्यादा आए। लेकिन अब समस्या ये है कि हमारे घरों में एसी आ गई, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमारे को डीसी में। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिएक्टिफिकेशन। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिएक्टिफिकेशन। बताओ बात समझ में आ गई क्या? और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टिफायर। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिफायर। प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? रिएक्टिफिकेशन। और कन्वर्ट करने वालों को क्या बोलते हैं? रिएक्टिफायर। एसी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है ना बेटा, ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो हमने इधर करंट ले लिया, ठीक है, और इधर टाइम ले लिया, तो टाइम के साथ करंट की वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। करंट ले लो या वोल्टेज ले लो, एसी के अंदर क्या होता है? देखो, करंट या वोल्टेज बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर घट के कितना हो गया? 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा,
फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, क्योंकि पहले किस में है, पॉजिटिव में, फिर किस में है, नेगेटिव में। बताओ वैल्यू और डायरेक्शन दोनों क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बोलो यस और नो बेटा। डीसी के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, डीसी के अंदर ऐसा होता है ना तो वैल्यू चेंज होती है, ना ही डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। आप देखो ना वी और आई एक फिक्स वैल्यू पर है और ना ही डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये तो क्या होता है बेटा, डीसी होता है, और ये क्या होता है, एसी होता है। और हमारे को इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए एसी चाहिए, एसी वोल्टेज और करंट चाहिए। एसी मतलब एसी नहीं, एसी 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 इस टाइप की, ठीक है ना। तो इस टाइप की करंट और वोल्टेज चाहिए, किसको चलाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, ठीक है ना। अब समस्या यह है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे, एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं। फिल्टर बनता है और वो फिल्टर डिवाइस के अंदर ही लगा रहता है, जैसे पंखे में लगा है, टीवी में लगा हुआ है, छोटा सा फिल्टर आता है, छोटा सा फिल्टर, ठीक है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से बेटा, प्लीज ध्यान देना, सब बच्चे समझना। उसमें से एक है हमारे पास में फुल वेव रिएक्टिफायर और एक हाफ वेव रिएक्टिफायर। ये रिएक्टिफायर क्या करता है, ये इतना सा काम करता है कि ये केवल और केवल डायरेक्शन को सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मेरी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, बदल रही है, तो ये रिएक्टिफायर क्या करता है, डायरेक्शन को क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है अप्रॉक्स, लेकिन वैल्यू को तो ये भी कांस्टेंट नहीं कर पाता। इसके लिए फिल्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिल्टर। फिल्टर बनता है जैसे कि हम उसके अंदर कैपेसिटर लेते हैं, उसके अंदर हम डायोड लेते हैं, उसके अंदर हम एल लेते हैं, वो बाद में मैं बताऊंगा जब, क्योंकि फिल्टर तो अपने है ही नहीं, तो पढ़ेंगे नहीं अपन। एल जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, ड्रॉपर वाले तो जानते हैं, एल पढ़ा है ना अपने से, उसमें एसी वाले चैप्टर के अंदर LCR सर्किट सब पढ़ा है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या क्या बताया मैंने बोला फिल्टर के लिए डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, एल हो गया, ये सारी सब कुछ चीज़ें अपनी इनको चाहिए होती, लेकिन फिल्टर अपन पढ़ेंगे नहीं। अपन केवल और केवल क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव और फुल वेव में केवल और केवल डायोड की आवश्यकता है बस, और किसी की आवश्यकता नहीं है। बताओ किसकी आवश्यकता है, डायोड। लेकिन वो पूरी तरीके से इसको डीसी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, इफिशियंसी पूरी 100% उनकी नहीं होती है। क्या होता है उसके अंदर आप समझना, अब देखिए समझ में आ जाए तो ठीक है। ये तो मैं मिटा देता हूँ, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, एसी वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये आप है ना, इसको तो छोड़ो एक बार के लिए ना, आप समझ गए बस एसी और डीसी क्या होती है, बस थोड़ा सा समझाना। देखो प्यारे बच्चों, एक्टिव होके थोड़ा सा बैठ जाओ आप, ठीक है। सुनना, मैं आपको बता रहा हूं हाफ वेव, बोलो क्या बता रहा हूं, और इधर बता रहा हूं, बोलो क्या, फुल वेव। फुल वेव रिएक्टिफायर और हाफ वेव रिएक्टिफायर। बताओ फुल वेव और हाफ वेव। अब सुनना, इसके अंदर क्या होता है बेटा, यह है ट्रांसफॉर्मर। बताओ क्या है ये, ट्रांसफॉर्मर। यह है सिंपल ट्रांसफॉर्मर। बताओ क्या है, सिंपल ट्रांसफॉर्मर। ये अपने को दिखाई नहीं देता, आपको पता है, ये हम एक डीपी, जिसको आप जनरली डीपी बोलते हो, हर एक कॉलोनी में एक डीपी लगी होती है। डीपी का मतलब वो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, वहां से हमारे घरों में क्या आती है, लाइट आती है। हर कॉलोनी मोहल्ले के अंदर देखोगे तो आप एक डीपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब सुनो, ये होता है बेटा इनपुट, और ये क्या होता है, आउटपुट, ठीक है। अब समझना, इसमें हाफ वेव में क्या है, 1 डायोड का यूज करते हैं, और फुल वेव में जो है हम 2 डायोड का यूज करते हैं। बताओ फुल वेव में क्या करते हैं, 2 डायोड का यूज करते हैं। एक बार बड़े आराम से समझना आप, बहुत अच्छे तरीके से। अब समझना बेटा, आप समझना बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारे पास में हमने लगा दिया एक डायोड, ये लगा दिया हमने लोड। लोड का मतलब पूछो क्या है, लोड रेजिस्टेंस का मतलब है यहां पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज कुछ भी लगा दिया हमने बेटा। इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, मतलब एक डिवाइस लगा दिया मैंने यहाँ पे, मैंने लगा दिया, मान लो कूलर लगा दिया, पंखा लगा दिया, जो भी लगाना है मेरे को, एक डिवाइस लगा दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं इस डिवाइस में क्या मिलनी चाहिए, डीसी। अब बताओ मेरे को, तुम ही खुद बताओ, यहां तक क्या है, एसी है। अरे ट्रांसफॉर्मर से जो हमारे घरों में आएगी वहां तक क्या है, एसी। और ये जो डायोड है ना, इस पंखे के साथ ही अटैच है,
अरे ये डायोड इस पंखे के साथ ही क्या है, अटैच है। मेरी बात को समझना। अब बोलोगे सर हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट वायर पंखे में थोड़ी लगाते हैं। अरे यार आप मेरी बात को समझो, ट्रांसफार्मर से हमारे मीटर में आए 2 वायर, मीटर से 2 वायर हमारे इसमें आए और इससे 2 वायर पंखे में आए, तो इनडायरेक्टली देखो ट्रांसफार्मर से 2 वायर ही तो आ रहे हैं पंखे में। अरे आप समझो ना यार, उनको बीच बीच में वो लगा दी हमने, स्विच लगा दी, वो एक अलग बात। बोलो यार यस और नो। बताओ ये क्या है, डायोड है, और ये क्या है। अब सुनो, ये एक तरह से यहाँ क्या हो गया, इनपुट, और इसको हम क्या मान लेंगे, आउटपुट। हमें आउटपुट में क्या चाहिए, डीसी। इनपुट में क्या आ रही है, एसी। अब देखो एसी कैसे आती है। अब देखो ये हम यहाँ लिख रहे हैं इनपुट और यहाँ क्या लिख रहे हैं, आउटपुट। थोड़ा सा स्पीड से समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे पास में 3 मिनट और बचे हुए हैं। अब समझना, इनपुट में एसी आपको पता है इस तरीके से आती है। बोल दो यार। पता है आपको, ये 0 टाइम है, ये t/2 टाइम है। देखो इसको उठा के इधर पटक दोगे। अरे यार एसएसएम में भी तो पढ़ाया था मैंने, मैं पागल हूँ क्या। 0 से t/2 और ये क्या है, t। ये एक राउंड कंप्लीट हो गया और अगला राउंड आपको भी पता है, ये अगला राउंड हो गया, यानी कि ये हो गया 2t। बीच में हम इसको मतलब को कुछ भी कोई बात नहीं, आप जोड़ना चाहो तो ये t में t/2 और जोड़ दो। अरे t/2 जोड़ते जाओ यार, और आधा करेंगे तो t/4 जोड़ते जाओ। पढ़ा रखा है मैंने, आप समझो। ये तो है इनपुट। अब सुनो क्या होगा, पहले ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता है। देखो सुनना, अब क्या हो रहा है 0 से t/2 में, ये मैं बता रहा हूं 0 से t/2 में, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b। बताओ a क्या है, प्लस, और b क्या है, माइनस। सर समझ में नहीं आई। अरे यार एक बात बताओ, इनपुट लगाएंगे तो एक जगह प्लस लगना है, एक जगह क्या लगना है बेटा, माइनस। लेकिन होता क्या है, हमें पता है कि इनपुट जब हम देते हैं, बोलो क्या देते हैं बेटा, इनपुट हम जब देते हैं तो आप समझो प्यारे बच्चों, आप इस ग्राफ को देखो, जो चीज़ प्लस में है t/2 टाइम के बाद वो क्या आ जाएगी, माइनस। मतलब मैं बताऊं 0 से t/2 हो गया, अब बताओ t/2 से t क्या होगा, a क्या हो जाएगा, माइनस, और b क्या हो जाएगा, प्लस। बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या आपके। वापस बताओ, वापस बताओ। अरे यार मेरी बात को समझो कि जब ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग में ये क्या है, प्लस में है, और स्टार्टिंग में ये क्या है, माइनस में। किसी को भी मान लो, चाहे इसको पहले माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो, कुछ भी मान लो अल्टरनेटली। ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। तो 0 से t/2 टाइम तक तो सेम डायरेक्शन रह रही है, सेम डायरेक्शन रह रही है। डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ओनली में। लेकिन t/2 से t टाइम में देखो, आप जो प्लस में था वो क्या हो गया, माइनस में हो गया। मतलब साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहां भी साइन हम t/2 से t में क्या कर देंगे, a प्लस में था तो a क्या हो जाएगा, माइनस, और b माइनस में था तो b क्या हो जाएगा, प्लस। बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। क्लियर है बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। हम एक राउंड की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब a प्लस में है और b माइनस में है, अब देखो इस डायोड का p ये है और इस डायोड का n ये है। अब बताओ प्लस किससे जुड़ा हुआ है, p से। तो बताओ जो डायोड है ना, बताओ डायोड किस में होगा, ये जो डायोड है ना, ये बताओ किस में होगा, फॉरवर्ड में। बताओ ना यार ये किस में होगा, फॉरवर्ड में। बोलो क्या ये बॉक्स समझ में आ गया है क्या। फॉरवर्ड में होगा तो ये करंट जो है ना, करंट इसको जाने देगा, करंट को जाने देगा। बताओ करंट कैसे आई, ऐसे आ गई करंट, आ गई करंट। बोलो यस और नो। बताओ इसमें करंट आ गई नहीं आ गई, बोलो यस और नो। वेरी गुड, यहां तक तो आ गया समझ में आपकी। बताओ पक्की बात है। अब इसमें बताओ आप, इसमें बताओ क्या होगा। इसमें देखो a अब किस में हो गया, माइनस में। तो अब बताओ a माइनस में हो गया, b प्लस में हो गया, तो बताओ माइनस किससे जुड़ा हुआ है, p से। तो बताओ ये कौन सा वाइस हो गया। अब डायोड जो है वो रिवर्स में हो गया। बोल दो ना यार बेटा, रिवर्स में हो गया तो ये करंट को जाने नहीं देगा। अब बताओ ये करंट इधर से आने की कोशिश करेगी लेकिन ये जाने ही नहीं देगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगी और यहां करंट फ्लो होगी। बोलो ना यार, नहीं बात समझ, पक्का है, कंफर्म है। तो देखो आउटपुट में करंट को जाने दे रहा है 0 से t/2 में, और t/2 से t में करंट जा ही नहीं रही। वापस ये होगा, इस वाले टाइम में करंट जाएगी और इस वाले में नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। बोलो यस और नो। ये इनपुट था, या आउटपुट है। बताओ आउटपुट में कहीं डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, नहीं, एक ही डायरेक्शन आ रही है, बस इतना सा अंतर है, ये वेस्टेज है। ये क्या हो गया, वेस्टेज, इसलिए इसका नाम क्या रखा है हमने,
हाफ वेव। इसमें आधी वेव का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, आधी वेव क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। इसको बोलते हैं हाफ वेव रिएक्टिफिकेशन, रिएक्टिफाई। बोलो क्लियर है, उतारना कुछ भी नहीं है, इसको दोबारा यहाँ से कल करेंगे अपन, वापस समझेंगे इसको, ठीक है।